हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 1 में हमने देखा था कैसे थर्ड स्टेट्स मीटिंग से निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ वो आज हम लोग जानेंगे। थर्ड स्टेट के मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म की। 20th June 1789, the representatives of the third states assembled in the hall of an indoor tennis court in Versailles। 20th June 1789 को थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडोर टेनिस कोर्ट जो कि वर्साइल में है वहाँ पे एक मीटिंग बैठाई और उन्होंने डिक्लेयर किया कि यही नेशनल असेंबली है। उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया फ्रांस के लिए और जिसमें कहा गया कि मोनार्क का जो पावर है वो लिमिटेड अमाउंट में होगा। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे मीराबियो एंड अबेसियस। मीराबियो नोबल फैमिली में जन्म लिए थे, परंतु वो जन्म से प्रिविलेजेस को नहीं मानते थे और अबेसियस एक पुजारी थे। अबेसियस ने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट क्या है। तो सेकेंड टॉपिक है रिवॉल्ट स्टार्स एट द बेस्टाइल। अब रिवॉल्ट चालू हुआ बेस्टाइल के फोर्ट पे। ड्यू टू सेवेयर विंटर हार्वेस्ट वॉज सर्वली अफेक्टेड इन फ्रांस विच लीड टू इंक्रीजेज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। खेतों के नष्ट होने के कारण सारे सामानों के दाम बढ़ गए थे और एक लंबी सी लाइन बेकरी की तरफ बढ़ रही थी। जितनी भी दुकानें थी उसको रेड करने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वीमेंस थी जो कि बहुत गुस्से में थी। On 14th July 1789, an agitated crowd destroyed the Bastille. The Bastille was hated by all people as it symbolized the dominating power of the king. 14 जुलाई 1789 को एक भीड़ ने बेस्टाइल के फोर्ट को तबाह कर दिया। फ्रेंच पीपल बेस्टाइल को पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पे किंग की डोमिनेंस सबसे ज़्यादा होती थी। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनर had hired bands brigands to destroy the ripe crops. Hearing these rumors, peasants attacked Chitu in many areas of France. लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, इसीलिए उन्होंने बेस्टाइल के फोर्ट से सारे कैदियों को निकालकर एक ग्रुप बना लिया और आंदोलन में उतर गए। इस आंदोलन से परिवर्तन ये आया कि जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब जो भी सुख सुविधाएं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिल रहे थे वो ख़त्म हो गए। Seeing the power of revolt, Louis XVI recognized the proposal of National Assembly that his power would be checked by Constitution. revolt के बढ़ने की वजह से लुईस 16 ने यह फैसला किया कि वह अपनी सारी पावर को, इसका मतलब यह है कि 4 अगस्त के रात को फ्रांस में एक लॉ पास किया गया जिसमें जितने भी टैक्स बढ़ाए गए हैं सबको बंद करना था और जो क्लर्जी थे उनसे सारी प्रिविलेजेस सुख सुविधाएं ले ली गई और जितने भी लैंड्स चर्च ओन करते थे वो सब सीज कर लिए गए। इससे 2 बिलियन लीबर्स का फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब ये है कि अब फ्रांस में मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना था। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने 1791 को एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इसका मेन मुद्दा ये था कि जो भी पावर मोनार्की राजा को मिला हुआ है सब लिमिटेड हो जाएगा और
सेपरेशन ऑफ पावर का टर्म लाया गया जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में पावर्स बांट दिए गए। द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ने कुछ लॉज बनाए जैसे कि men who were above 25 years of age and who pay taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of the active citizens, that is they had right to vote. The remaining men and women were classed as passive citizen। इसका मतलब यह है कि जो भी मैन 25 इयर्स के ऊपर के थे और टैक्स पे करते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया, मतलब उनको राइट टू वोट मिलना था। बचे हुए मैन और सारे वीमेन को पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया। और जो भी मैन मेंबर ऑफ असेंबली बनेंगे उनको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर से बिलोंग करना ज़रूरी था, मतलब उनको सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली फैमिली से बिलोंग करने ज़रूरी था। और तीसरा था द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। These were established as natural rights and it was the duty of the state to protect this। कुछ राइट्स लाए गए जैसे राइट टू लाइफ, मतलब सबको जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कुछ भी भाषण दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, वह सुझाव दे सकते हैं। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको समान अधिकार से देखना चाहिए था, सबको समान अधिकार से देखा जाने लगा। ये नेचुरल राइट्स सभी एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स के लिए था और स्टेट, राज्य की ड्यूटी थी कि इसको प्रोटेक्ट करे। अब अगला टॉपिक है फ्रांस एबोलिशस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लुइस 16 ने चाल चली थी और वह प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को कहे थे कि फ्रांस में वह वॉर करे। जब नेशनल असेंबली को यह बात पता चली तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट अप्रैल 1792 को। Thousands of volunteers joined the army. Among the patriotic songs sung by them was the Marseillaise, composed by poet Roger de Lisle। मतलब बहुत सारे वॉलंटियर्स ने इस वॉर के लिए आर्मी में ज्वाइन किए और वह सब अपने देशभक्ति वाला गाना मर्सेलाइज, जो कि रॉजर डे एल इसले ने बनाया था, उनका गाना गा रहे थे। और बाद में यही सॉन्ग नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। जहाँ मैन वॉर लड़ रहे थे वहीं वीमेन घर संभाल रही थी। अब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने और सबसे सक्सेसफुल क्लब बना द जैकोबिन क्लब। अब हम लोग जैकोबिन क्लब के बारे में जानेंगे। Jacobin Club. Members of the Jacobin Club belonged mainly to less prosperous sections of society. They include shopkeepers, artisans, cooks, shoemakers, watchmakers, printers, etc. जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे वह लोग ज़्यादा धनी नहीं थे। ज़्यादातर इनमें से मेंबर्स दुकानदार, पेंटर्स, कुक्स, शू मेकर्स वगैरह होते थे। इनके लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉबस्पियरी। कन्वेंशन। ऑन 10th August 1792 the Jacobins attacked the palace of Tuileries with large number of Parisians। 10th अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब ने पैलेस ट्यूलिरियस पे हमला बोल दिया जिसमें राजा के गार्ड्स को बुरी तरह मारा गया और सबको जेल में डाल दिया गया। और
जैकोबिन क्लब ने पावर को सीज कर लिया और जो लुइस 16 और उनकी पत्नी थी उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया। रीजन ऑफ टेरर 1793 से 1794 के इस एज को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रॉबस्पियरी ने एक पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट को फॉलो करना चालू किया था, जिसमें जो भी लोग रॉबस्पियरी और जैकोबिन क्लब के खिलाफ होते थे उनको या तो जेल भेज दिया जाता था या उनको मार दिया जाता था और सबको गुलोटीन्ड किया जाता था। गुलोटीन्ड एक पनिशमेंट हुआ करती थी जिसमें लोगों का सर काट दिया जाता था। रॉबस्पियरी धीरे धीरे डिक्टेटर बनने लगे फ्रांस के। तब लोगों ने 1794 को रॉबस्पियरी को गुलोटीन कर दिया और अब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आ गया। डायरेक्टरी रूल का मतलब था कि जो भी मिडिल क्लास थे उन्होंने पावर को सीज कर लिया और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन प्रॉपर्टीड सोसाइटी को वोट देने की सुविधा नहीं थी। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वह वोट नहीं दे सकते। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, वह फ्रांस में पावर सीज किए और उन्होंने आइडिया लाया फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का। आइडिया फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का पूरा आइडिया यूरोप के बाकी भागों में भी पहुंच गया। कंक्लूजन ये है कि 1804 को नेपोलियन ने पावर सीज किया और फ्रांस को एक मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके गए। उन्होंने बहुत सारे लॉज भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, मीजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। बहुत सारे लोग सोचते थे कि नेपोलियन उनके लिए भगवान है और वह सबको आज़ाद कराने के लिए आए हैं। फिलहाल 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गए और नेपोलियन का अंत हुआ। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया गया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।